बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में देखा जाए, अब जरा उधर कर्नाटक की तरफ बढ़ें, और हालांकि सुर्खियां अभी बनी रहेंगी, राहुल गांधी भी सुर्खियों में रहेंगे और सत्यपाल मलिक भी रहेंगे, और रहना भी चाहिए, जैसा श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे ये, और बहुत बेहतर होगा कि ये दोनों अगर एक साथ अपनी लड़ाई को, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक के पास जो पूंजीपति हैं अदानी खासकर, उनके खिलाफ इतना गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलवामा का मामला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें इंटरव्यू में वो कह ही चुके हैं, सत्यपाल मलिक की बात मैं कर रहा हूँ। दोनों एक साथ एक मंच पे आ जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। देश की राजनीति और देश के खासकर लोकतंत्र के लिए ये बात तो जायज़ भी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बात लोकतंत्र की। लेकिन जब लोकतंत्र की बात है तो उधर वो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि पता नहीं राहुल गांधी के कौन सलाहकार हैं जो ऐसी सी बातें कहने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं या ऐसी सलाह दे देते हैं। राहुल गांधी लेकिन आज भी कह रहे हैं कि मैं सत्य के साथ अडिग हूँ और वही सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। यानी कि आज भी वो जो बयान उनका था, कोलार में बयान उन्होंने जो दिया था मोदी सरनेम पे, उस बयान पे आज भी अडिग हैं, ये माना जाए। और अगर ये मानते हैं तो क्या ये लड़ाई और आगे खींचने वाली है? किस रूप में इसको देखा जाए, अमलेंदु उपाध्याय जी? निश्चित तौर पर राजीव जी, मुझे लगता है लड़ाई और लंबी खिंचेगी, और जितना अमित शाह जी इस तरीके की बातें करेंगे तो उतना ही मोदी जी के साथ वो अन्याय करते चले जाएंगे। क्योंकि जब बार बार ये बात आएगी तो हर कोई ये पूछेगा कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। अब जब वो बाइट सुनाई जाएगी राहुल गांधी ने कहा क्या था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि पैसे लेके भाग गया कौन, वो नीरव मोदी, पैसे लेके भाग गया कौन, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे चोर है, यही तो कहा राहुल गांधी ने। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इनके साथ खड़ी है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी के साथ में, तो अमित शाह खुल के कहें कि हम उनके साथ में खड़े हुए। और अमित शाह जी जो है वो इनको सबको ओबीसी मानते हैं, जैसा वो कह रहे थे कि हमने नहीं कहा था ओबीसी के खिलाफ राहुल गांधी बोले। तो ओबीसी के ठेकेदार अगर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी है, तो अमित शाह जी खुल के कहें दिक्कत क्या है, रोका किसने है, डर क्यों लगता है अमित शाह जी को? भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हो, अमित शाह जी को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, खुल के कहे सारी बात जो भी कहना है। तो राजीव जी, ये मुझे लगता है कि दिक्कत जो है वो अमित शाह जी जो है वो खुद पैदा कर रहे हैं मोदी जी के लिए कुल मिलाकर के। तो अब ये कर्नाटक में इसका असर होगा या नहीं होगा, बोलते हैं लक्का बसदा। कर्नाटक के चूंकि मुद्दे दूसरे हैं और वहां चूंकि 40% सरकार की बातचीत चल रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल करके जो 40% के जो आरोपी है मंत्री जी रहे, उनको खुलकर फोन करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, बधाई देते हैं उनको। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि 40% कमीशन खोरी के साथ मिलकर खड़े हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री को। संदेश तो यही जाएगा, खड़े कि नहीं खड़े वो अलग का मसला है, और वो आरोप कितने सही है गलत है वो अलग का मसला है। लेकिन चूंकि जब तक कि उसकी कोई जांच नहीं हो जाती तो तब तक आरोप तो आरोप है, वो तो आरोप लग रहा है अभी तक, तो आरोप तो हटे नहीं है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को खुले तौर पे ईश्वरप्पा को फोन करने से बचना चाहिए था। ज्यादा होता कहीं चुपचाप बुला लेते कोने में और पीठ पे हाथ रख देते, अमित शाह जी को ही भेज देते कि जाओ तुम जाकर थैंक यू बोल दो ईश्वरप्पा जी को। लेकिन अब ईश्वरप्पा जी को फोन करना भी जो है वहां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। राजीव 13 बजे सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है राजीव जी कि शेर है शायद निदा फाजली का है या डॉक्टर बशीर बद्र का है, ध्यान नहीं आ रहा है, कि घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग, दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद है। तो ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, इसके अंदर सारे जो है छोटे मन के लोग भरे हुए हैं। ये मकान खाली कराने की राजनीति कर रहे हैं। अरे जो बेघर लोग हैं, क्रांतियां उन्होंने ही करी है भाई, ये क्यों नहीं समझ रहे? ये बेघर लोग जो है जिनको आप बेघर कर रहे हैं, कि आपको बेघर कर देंगे, सड़क पर ला देंगे। क्योंकि अब ये बेघर है, ये पैदल है, ये सड़क पे है, और सड़कें जब बोलती हैं तो सत्ताएं धराशायी हो जाती हैं, समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सत्ता पे काबिज होते हैं उनको एक गुरूर रहता है कि वो सत्ता पे काबिज है और दुनिया जो है उनकी मुट्ठी में है। तो दुनिया मुट्ठी में करने की जो राजनीतिक चीजें हैं वो मुझे लगता है कि वो इनके लिए खतरनाक साबित होंगी। अब राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का जो कनेक्शन जो गर्ग साहब ने जोड़ा था, उसका भी एक तरीके से और देख सकते हैं राजीव जी, और मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। राहुल गांधी शुरू से कहते रहे कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है। तो जो हम दो हमारे दो में से एक को तो राहुल गांधी ने बेनकाब किया संसद में खड़े होकर के, और दूसरे जो थे उनको सत्यपाल मलिक ने कर दिया।
बीमा कंपनी उनकी थी। तो यानी कि राहुल गांधी और सतपाल मलिक बोल भले अलग अलग रहे हों, लेकिन जो हम तो हमारे दो की सरकार है उसको दोनों जो है वो जनता के सामने जो एक तरीके से काया निर्वस्त्र कर रहे हैं। तो अब ये सरकार किस तरीके से उस पर काम करती है कि अपने वस्त्र किस तरीके से बचाती है जनता के सामने, ये तो देखना होगा कि ये किस तरीके से उनकी जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी की वो इस पर काम करते हैं, वो देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी रणनीति बना लीजिए, लेकिन अब चीजें जनता के बीच जब जाना शुरू हो गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जाएगी। और जैसा कि सतपाल मलिक कह रहे हैं कि देखिए, सतपाल मलिक ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि लड़ाई 2024 तक चलेगी। यानी कि सतपाल मलिक ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में इस लड़ाई का अंत होना है। और ये लड़ाई का अंत कब होगा? ये लड़ाई का अंत तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से विदा होगी। तो इसका मतलब सतपाल मलिक ये मान चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको 4 स्टेट का गवर्नर बनाया, आज भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और शायद सीनियरिटी में मुझे लगता है कि मोदी जी से भी ज्यादा सीनियर होंगे, अमित शाह से ज्यादा सीनियर रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कह रहे हैं कि लड़ाई 2024 तक चलेगी, और ये मान के चल रहे हैं कि इस लड़ाई का अंत जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से रुखसती के साथ होगा। राजीव जी, तो अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जनता को तय करना है। बहुत सी चीजें जो है और भी चीजें तय होती हैं, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। 2024 तक मुझे लगता है कि लड़ाई जो है सड़कों पे होगी। और सड़कें जब आज आप बंगला आपने खाली कर दिया है, चाबी आपने सौंप दी है। राहुल जी, 19 सालों तक जिस मकान में आप रहे, आज उसे आप खाली कर रहे हैं, किस तरह? शांत हो जाओ जी। राहुल जी, 19 सालों के बाद अपने घर को आप खाली कर रहे हैं। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। भाई मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता जाऊंगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, नया आशियाना आपका क्या होगा? कहाँ रहेंगे आप? आपके पास तो अपना घर भी नहीं है। आपने कई बार कहा कि आपके पास अपना घर नहीं है। 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से एक इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घर को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में मुझसे छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। राहुल जी, आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा और जोरों से उठाऊंगा, क्योंकि देखिए वो सच्चाई है और वो किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा राहुल जी।